साथ जो सुरक्षा और उसके साथ जो विकास की गारंटी होती है, तो काशी की नजारा आपको एक काशी मॉडल के रूप में देश में दिखाई देता है। बिल्कुल यही काशी मॉडल की चर्चा हम लोग अभी तक करते रहे हैं। बिल्कुल जन सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है विनोद जी। और जब काशी और मोदी इनके कनेक्ट की बात आज हो रही है और होती है, तो लगता है कि जैसे काशी और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और काशी और मोदी के बीच का संबंध ये उस दौर में बना है जिस दौर में एक दूसरा कंट्रास्ट ये भी है जिसकी चर्चा होती है कि बहुत सारे लोग दशकों तक जमे जमाए अपने क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर हो रहे हैं, और इसी दौर में काशी और मोदी के बीच ऐसा संबंध स्थापित हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल लाल जी। आपने देखा होगा, कभी आप जब गुजर रहा था ये काफिला, तो हमने देखा कई जगह लिखा हुआ था हर 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 मोदी घर घर मोदी जी। तो हर तो आप कह सकते हैं कि शिव जो है, काशी विश्वनाथ जो है, वो काशी के राजा है। तो हर हर मोदी के मोदी काशी के जो भक्त हैं वो घर घर मोदी हैं, वो हर घर के हैं। तो मोदी को आज अपना परिवार ढूंढना नहीं पड़ रहा है। काशी का हर परिवार जो है मोदी का परिवार है। ये परिवार का जो आकर्षण है, ये परिवार का जो लगाव है, वो काशी के लोगों ने भी दिखाया है और हर मौके पे दिखाया है। जब कभी प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं तो हर हर मोदी घर घर मोदी जो है वो सीधे सीधे आपको इस मूल ये जो वहाँ स्लोगन है, वो स्लोगन नहीं है, उन लोगों का एक विश्वास आपको दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात तो ये थी कि आपने देखिए कि हम लोग जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे, तो लोग इस बात की, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो इस बात की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे कि काशी ही क्यों। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत में कहीं भी, गुजरात में कहीं भी चुनाव जीत के सांसद बन सकते थे, लेकिन वो काशी को ही क्यों चुना था। ये समझने की जरूरत है कि काशी में पीएम मोदी के आने से सिर्फ पूर्वांचल और बिहार कनेक्ट नहीं हुआ था, काशी में मोदी के आने से साउथ कनेक्ट हुआ है, दक्षिण कनेक्ट हुआ है। जो आर्यन अभी थोड़ी देर के पहले तमिल समागम की बात कर रहे थे, तो उस तमिल समागम की बात आप देखिए आर्यन, कि हम लोगों ने उस दृश्य को शायद भूल गए थे कि कैसे तमिलनाडु के जत्थे और आप देख रहे हैं ट्रेन के ट्रेन भर के काशी के उस विनोद जी, ये तस्वीरें अपने आप में भी कुछ हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 के आसपास मंच बनाए गए हैं और भगवान शिव एक तरीके से उनकी नगरी है और उनके शिव की बारात जैसे कहा जाता था ना, तमाम प्रकार के उसमें हर प्रकार के लोग लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में काशी को आज इस पूरे रोड शो के दरमियान कई प्रकार के विशेष प्रस्तुतियों से भी सजाया गया है। और ये इस वक्त तस्वीरें जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, डमरू का एक तरीके से घोष कर रहे हैं, तो कहीं शंखनाद हो रहा है और भगवान शिव के स्वरूप में यहाँ पे मौजूद तमाम लोग भी हैं, जो ये दिखाता है कि काशी की इस पुरातन पहचान को आज सहेज के कैसे काशी आज आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत में। लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र बनारस में मौजूद हैं। शैलेंद्र, कुछ जानकारी आप इस बात को लेकर साझा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो की जो दूरी है 5, साढ़े 5, 6 किलोमीटर की, उसमें से लगभग कितनी दूरी अभी तय हुई है और कहाँ तक अभी प्रधानमंत्री का ये रोड शो किन किन जगहों से होता हुआ कहाँ तक पहुँचा है, इस बात को लेकर कुछ आप जानकारी साझा करेंगे फिलहाल शैलेंद्र? जी देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो PSU गेट यानी लंका गेट से पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद शुरू हुआ था। और उसके बाद जो सबसे पहला पड़ाव था वो संत रविदास गेट, जो तकरीबन 500 मीटर दूर था। उसके बाद जो सड़क जाती है अस्सी घाट की तरफ, वही सड़क सीधे आगे चलती हुई मदनपुरा और उसके बाद गोदोलिया चौराहा होते हुए काशी विश्वनाथ धाम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधा पड़ाव ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का पूरा हो चुका है और वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो रोड शो है तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है, जो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य परिसर के गेट के सामने वहां पर खत्म होना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है सड़कों के दोनों तरफ कि बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सहयोगी विनोद मिश्र जी कह रहे थे कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उससे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, भारत कनेक्ट होता है। इसके साथ ही साथ जो सांस्कृतिक
चेतना का जो विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से चुनाव लड़ने और उसके बाद यहाँ से जीतकर इस सीट को रखने, और बड़ोदरा जो पहली बार हो, हम जानते हैं कि जब 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे 2 सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने काशी के सांसद के तौर पर आगे बढ़ना स्वीकार किया था। तब से हमने देखा है कि सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हम पूरे देश में देख रहे हैं। वो भी एक हम बहुत बड़ा कारण मानते हैं। तमाम समीक्षक इस बात को निश्चित तौर पर इस बात का चर्चा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 30वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी से नामांकन करने जा रहे हैं। और केवल चुनावी जीत के लिहाज से नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति या फिर जिस विचारधारा को बीजेपी आगे बढ़ाती रही, उस लिहाज से भी आप देखें कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप नामांकन का जिक्र कर रहे थे शैलेंद्र, अभी हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे कि ये उनका पहला नामांकन होगा जब वो अपनी माताजी का आशीर्वाद नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनकी माताजी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ वहाँ पर भारी संख्या में माताओं बहनों की भीड़ प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि लाखों करोड़ों माताएं बहनें हैं जिनके आशीर्वाद के साथ मैं इसका नामांकन इस बार करने वाला हूं। तो भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं शैलेंद्र। जी बिल्कुल। एक आमतौर पर आप देखें राजनीतिक कार्यक्रमों में लालचंद्र, खासतौर पर उत्तर भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो मौजूदगी है वो पुरुषों के मुकाबले उसकी नहीं रहती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में और खासतौर पर हम वाराणसी में देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और तमाम महिलाएं उन्हें एक बेटे के तौर पर देखती हैं। तमाम जो छात्राएं हैं वो उन्हें एक अदालत के तौर पर देखती है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने कितनी चिंता की है, सुकन्या समृद्धि जैसी योजना हो या फिर लखपति दीदी, जिसमें बीजेपी ने एक अपने संकल्प पत्र में उसका एक टारगेट रखा है कि और करोड़ों लखपति दीदी बनाना है। तो उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक यहाँ पे दिखाई देती है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो एक टी शर्ट पहने हुए यहाँ काशी की सड़कों पर घूम रहे हैं, इसमें मैं हूँ मोदी का परिवार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर टारगेट हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह से जो सोशल मीडिया हैंडल्स, उस पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश भर में तमाम लोगों ने अपने हैंडल्स में आगे मैं हूँ मोदी का परिवार लिखा था। तो हम आज काशी की धरती पर देख रहे हैं कि तमाम हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग मैं हूँ मोदी परिवार की टी शर्ट पहने हुए या उस परिवार से अपने आप को जोड़ते हुए वो मुखर हैं, बातें कर रहे हैं और एक तरह से संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि काशी कह रही है हमार काशी हमार मोदी, यानी काशी को अपना मानने वाले यहाँ के काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना चुके हैं। ये उद्घोष काशी कर रही है। इस रोड शो के जरिए वो तस्वीरें भी देश और दुनिया देख रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला जो रोड शो का अंतिम पड़ाव है वहाँ तक पहुँचते हुए, और लेकिन इस बीच दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, काशी और मोदी के कनेक्ट में अभी हम एक प्लाकार्ड देख रहे थे, हमार काशी हमार मोदी, जो एक लोकल डायलेक्ट है, भोजपुरी से मिलती जुलती ये डायलेक्ट है काशी के आसपास में, और शायद भोजपुरी ही है। तो ये जो हमार काशी हमार मोदी, ये वहाँ के लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहा है। वो भी वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ उसमें ये प्रकटीकरण है। विनोद जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन लालचंद जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे नामांकन को लेकर, तो आप ये इस बात को हम लोग को एक बार फिर से याद करने की जरूरत है। 2014-2019 में प्रधानमंत्री के नामांकन के प्रस्तावकों का जो लगता है विनोद जी हमारे साथ जुड़े, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरेंद्र, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक काशी अविनाशी है, तो जब काशी को स्वयं भगवान शिव ने अविनाशी आदिभूत क्षेत्र कहा है, तो ये काशी का अविनाशी होने का जो मतलब है, जो आप ये बात को समझे कि काशी कभी भी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें बताती है कि काशी के एक अपना एक स्पेसिफिक चरित्र करेक्टर रहा है। और चूंकि वो वहाँ के महाराज स्वयं भगवान शिव हैं,
तो आप कह सकते हैं कि काशी का जो मूल स्वरूप अभी भारत के प्राचीन इतिहास से देखे और आज तक देखे तो काशी की वो निरंतरता के बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी है, और वो मोदी उस अविनाशी के पास में है जो काशी पूरे भारत के उस सनातन संस्कृति और उस परंपरा के मूल वाहक रहे हैं। तो शिव के नगरी में जब आप होते हैं तो ये इसलिए मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि आप जब लोगों के साथ जुड़ते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी का, तो आपको शिवत्व का एक भाव को प्रकट करना होता है, और मोदी अपने आप में जो शिवत्व का भाव उन्होंने इस दौर में जो प्रकट किया है, चाहे आप वहाँ ये चार धाम का जो बना हुआ है, अभी आप चले जाइए उत्तराखंड के उन इलाकों में, तो वहाँ जिस तरह से संस्कृति निखर के आई है, जो हमारे शासक पुराण परंपरा रही है, वो जिस तरह से दुनिया के सामने में आई है, वो काशी उसका एक सूत्र रहा है। और किस तरह से काशी ने एक सूत्र में भारत के उन सांस्कृतिक स्थलों का, भारत के उन सांस्कृतिक विरासतों में नई पीढ़ी को जोड़ा है। तो नई पीढ़ी के जोड़ने का जो श्रेय जाता है उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री मोदी है, जो इस देश में काशी के एक सांसद होने के साथ, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के साथ वो जो परंपरा आगे बढ़ी है विकास और विरासत का, वो विकास और विरासत ने एक भारत को एक नई पहचान दी है, जिसको आप एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। वो जो आप जब देख रहे हैं कि इसमें देखिए कि वो जो फोक आर्टिस्ट है, जो अलग अलग काशी की अपनी एक पहचान रही है। अभी काशी में आप हम लोग जब काशी में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 400 स्कूल वहाँ पे थे, वहाँ कबीर दास जैसे भी लोग थे, रामानंद जैसे भी लोग थे, तुलसीदास जैसे भी वहाँ लोग थे, वहाँ संत थे, वहाँ मीराबाई आई हुई थी। तो ऐसे जो रजकन में कितने महान संत, महान विभूति, रविदास की आप कहें तो संत रविदास का उसी काशी का सब कुछ ये था, ज्ञान से लेके उनके रविदास की वो पूरी की पूरी जो परंपरा है उसका मूल सूत्र काशी है। तो ये इतने विभूतियों को संजोए हुए ये काशी किस तरह से इस देश का एक गौरव, एक देश के गौरव के साथ साथ सांस्कृतिक सूत्र का आधार, और उसमें जो सांसद प्रधानमंत्री मोदी वहां बनते हैं, तो आप आज देखिए कि वो पुरानी पीढ़ी को छोड़िए नई पीढ़ी के लोगों में भी काशी के लिए आकर्षण होता है, उस मॉडल को देखने के लिए आकर्षण होता है। और इसके सूत्र में जब आप देखते हैं तो काशी का वो विकास के साथ विरासत भी है। ठीक, बिल्कुल। आगे आप हम लोग कोई सवाल पूछा उससे पहले जो आप 2014 और 2019 का कुछ वाकया शेयर, बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा हूँ। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री का जब नामांकन करने गए थे तो उस समय हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है उनके प्रस्तावक कौन कौन थे, और इस बात को लेकर इस बार भी बहुत चर्चा हो रही कि 2024 में जब प्रधानमंत्री कल नामांकन करने जाएंगे तो उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे, क्योंकि सर्व समाज को साथ लेकर और काशी का सर्व समाज के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक प्रस्तावक के तरीके से उनका समर्थन मिले, ये भी एक सोच कहा जाए वो रह सकती है। और अभी हमने तस्वीरों में भी देखा कि तस्वीरों में कि जब उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी मौजूद है, तो प्रधानमंत्री की एक तरफ सरकार मौजूद है, एक तरफ संगठन मौजूद है, मतलब योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, सरकार, संगठन और प्रधानमंत्री। तो अपने आप में किस तरीके से एक सोच समझ के समाज के प्रतिनिधित्व को ध्यान रखते हुए कल कौन प्रस्तावक होंगे, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ शैलेंद्र और विनोद जी के पास जाने की जरूरत है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 11:40 का समय बताया जा रहा है जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, निश्चित तौर पर कल 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने जा रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद होंगे। और वो एक तस्वीर होगी जब 2014 से 2019 और फिर 2024 आते आते एनडीए का कुनबा कितना बड़ा। और आपने कहा कि सरकार मौजूद है, संगठन मौजूद है, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और जनता भी है यहाँ पर। तो ये एक तरह से आप देखिए कि तस्वीरें ये दिखाती हैं। जो कहा जा रहा है कि प्रस्तावकों में जिस बात की चर्चा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वाले पंडित शास्त्री वो प्रस्तावक हो सकते हैं, इस बात की बहुत चर्चा है। हमने देखा था कि 2014 में पंडित पुन्नूलाल मिश्र को प्रस्तावक बनाया गया था, उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग समाज से आने वाले लोगों को प्रस्तावक बनाया गया। तो हर बार
किस तरह से काशी के लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह से यहाँ से संदेश दिया जाए कि सभी को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते हैं। और काशी से जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो काशी की चिंता है, ये इसी वजह से हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर हमने देखा है कि प्रस्तावकों में नाम समय समय पर ऐसे वर्ग से जुड़े लोगों को आता रहा। तो हम देखेंगे कल जो चर्चा है कि कुछ ऐसे नाम सामने आएंगे जिसको लेकर बहुत चर्चा होती रहेगी लंबे समय में कि आखिर उनका नाम प्रस्तावकों के लिए क्यों चुना गया। एक जो पहला सबसे चर्चित नाम मीडिया में है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त लेने वाले पंडित शास्त्री का है। तो निश्चित तौर पर कल ये बहुत साफ होगी स्थिति कि कौन से वो प्रमुख प्रस्तावक होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान प्रस्तावक के तौर पर वहाँ पर रहे। आर्येंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जबकि शाम हो रही है तो काशी की एक रंग बिरंगी जो छटा है, दिवाली सी छटा, हाँ, शाम की जो छटा है वो अब हमें नज़र आने लगी है। और साथ में डमरू भारी संख्या में नज़र आए। काशी और डमरू पर जब लोग ताल दे करके और उसके बाद जब बम बम भोले करते हैं तो वो ये देखिए डमरू किस तरह से लोग वहाँ पर, और काफ़ी बड़े बड़े डमरू लग रहे हैं जो कि लोग वहाँ पर बजा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, काशी को यही सब चीज़ें, यही सब दृश्य जो है वो एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करती हैं, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी बिल्कुल मुखर होकर के सामने आ रही हैं। जी, मैं पहले वो सवाल का जवाब दूं जो अभी आप शैलेंद्र जी से पूछा था। मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा जी कि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री के जो जब भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं, चाहे 2014 या 19 का हो और आप 2024 का हो, तो हम अगर पिछला दफा देखते हैं अपनी रिसर्च में तो 2014 में मोदी जी के प्रस्तावकों में गिरधर मालवीय जी रहे थे, जो मालवीय जी के परिवार से होते थे। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र थे और वीरभद्र निषाद जी थे, अशोक कुमार भी थे। और 2019 में आप देखिए तो पहली बार डोम राजा वहाँ के, जो काशी के डोम राजा कहा जाता है, डोम राजा जगदीश चौधरी मोदी जी के प्रस्तावक थे। प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला और रमाशंकर पटेल के साथ में समाज के उस सारे वर्गों के लोग थे मोदी जी के प्रस्तावक जो काशी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार जब हम ये देखते हैं कि उसी तरह से आप ये देखिए कि नामों में जिस बात की अभी चर्चा है, जो शरद कह रहे थे आचार्य गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ सोमा घोष चूड़ामणि भी है, माझी समाज के प्रस्तावक में से भी समाज के भी एक है, महिला से भी एक प्रस्तावक की संभावना है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो सबकी काशी है उसको कैसे सबका विश्वास, सबका साथ में समाज के हर वर्ग के लोग उनके प्रस्तावक के रूप में होते हैं। वो कोई बड़े वीआईपी नहीं होते हैं, वो एक दौर उस समय में बहुत कल्चरल, कोई वहाँ पे जो शास्त्रीय में एक धारा में सबसे जो विद्वान होते हैं, जो आज ज्योतिष में आप जो नरेंद्र जी जिनका नाम ले रहे थे, वो महान पंडित रहे हैं दक्षिण भारत के, वो पंडित रहे हैं जिनका मूल आप काशी बन गया है। तो वो ऐसे लोग हैं, तो उनके साथ और समाज के लोग भी उनके मूल प्रस्तावक में होते हैं। तो ये एक समाज के साथ में सहजता और एक स्वाभाविकता जो लगाव है पीएम मोदी का, वो ये इस बात को रेखांकित करता है। जब आप एक प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी का तो नामों को, आप चेहरों को आप देखते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में लगातार लालचंद जी हम दिखा रहे हैं। कुछ दर्शक जो अभी जुड़े हैं तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो चल रहा है। करीब 5 बजे ये रोड शो बनारस में शुरू हुआ, बीएचयू के मेन गेट से, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किए, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को नमन किया और वहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ लगातार इस विशेष वाहन के उनके साथ मौजूद हैं। और जब से 5 बजे से लेकर लगभग 6:45 का वक्त होने जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं जहां कहीं से भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफिला गुजर रहा है। हजारों की संख्या में हर पॉइंट पे लोग मौजूद हैं और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ लाख लोग मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो में। और पूरे रोड शो के दरमियान करीब 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मंच बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत का कार्यक्रम रखा है। उत्तर प्रदेश हो या फिर काशी हो या फिर देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तरीके से प्रदर्शित करने के लिए भी देश की संस्कृति को दिखाते हुए वो मंच भी रखे गए हैं। और काशी की पहचान को दिखाने के लिहाज से भी विशेष प्रकार से लोग
शिव के स्वरूप में मौजूद हैं, तो को डमरू वालों का एक पूरा ग्रुप मौजूद है, लोग त्रिशूल लेके मौजूद हैं। तो अपने आप में ये विहंगम दृश्य बड़ी संख्या में लगातार हम 5 बजे से देख रहे हैं, जब से ये रोड शो शुरू हुआ। बिल्कुल, मैं एक बात का और ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थानीय चीज़ें होती हैं जो आपको एक नज़र में ये एहसास करा देती है कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं। मैं प्रधानमंत्री ने जो वस्त्र धारण किया है इस समय, उसमें एक वस्त्र है अंगोछा, जिसको लोकल लैंग्वेज में गमछा भी कहते हैं, है ना। तो वो आप देखें तो बिल्कुल देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये उसी इलाके का गमछा है, अंगोछा है, जो कि वो लाल रंग का लगभग। लालचंद जी, आपने जो कि गमछे का जिक्र किया, तो जब प्रधानमंत्री ने रोड शो शुरू किया तो उस वक्त उनके गले में गमछा नहीं था। रोड शो के दरमियान किसी ने प्रेम पूर्ण तरीके से उनको ये भेंट किया, उसके बाद से उन्होंने उसको धारण किया, गले में उनके मौजूद है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये बीच बीच में जो संगीत मंडली है, जो कि धार्मिक संगीत को लेकर के वहाँ पर जगह जगह पर उनका आयोजन किया गया है, ये भी बनारस की जो गलियां हैं, बनारस की जो सड़कें हैं, जो लोग बनारस गए हैं, मैं बनारस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाराणसी बोलने में जिसे कहते हैं कि वो फ्लेवर उतना नहीं आता जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं जी, तो वो फ्लेवर आता है जब आप बनारस को घूमें, बनारस को देखें, तो वही चीज़ आपको अभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बनारस में भी ये शाम आ चुकी है, तो इसकी बनारस की एक अलग छटा शाम में हमें दिखाई पड़ती है। हालांकि ये रोड शो है, लेकिन शाम में एक अलग छटा गंगा के किनारे दिखाई पड़ती है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर तो शैलेंद्र लालचंद जी की बात में ये जोड़ दूं कि कल की एक नई सुबह से पहले आज की शाम की जो छटा है, उसके जरा मायने क्या है राजनीतिक रूप से, जरा उसको भी अपने जवाब में जोड़िएगा शैलेंद्र। जी देखिए आरेंद्र और लालचंद्र, बनारस की शाम तो देश और दुनिया में मशहूर है ही। जिस तरह से हम घाटों पर देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन के लिए या फिर काशी आने वाले पर्यटक वो बड़ी संख्या में घाटों पर मौजूद रहते हैं, और उस घाटों को संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद 2014 में हमने देखा, जब वाराणसी से स्वच्छता अभियान में खुद फावड़ा चलाकर प्रधानमंत्री ने उसको विस्तार दिया था। लेकिन अब बनारस की सुबह भी बजानी जाती है। सुबह बनारस की जो शुरुआत हुई है, आप अस्सी घाट पर तमाम लोग हम देखते हैं कि सुबह सुबह वहाँ पहुँचते हैं, योग होता है, संगीत होता है। तो बनारस की संस्कृति की झलक अब सुबह भी आप बनारस में देख सकते हैं, और शाम की तरह सुबह भी बनारस की बहुत देश और दुनिया में मशहूर हो चुकी है। जहाँ तक राजनीतिक मायने की बात है, तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड इमेज दुनिया में बनी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि भरोसा जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार बढ़ा है, और तमाम वो काम जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो दिखाई देता है। न केवल काशी बल्कि देश भर में हम देखते हैं कि उसकी झलक दिखाई देती है, किस तरह से हम विकास के तमाम पायदानों पर आगे बढ़े हैं। लेकिन काशी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है, तो उसके एक हम बड़े स्वरूप में देखते हैं कि कैसे काशी को पुष्पित पल्लवित से आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। उसकी विरासत को संजोने के लिहाज से किया जा रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था लालचंद्र, तब ये कहा जा रहा था कि इसका बहुत असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर भारत की सीटों पर पड़ सकता है। और तब से हमने देखा कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक के राजनीतिक इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें, 73 सीटें अपना दल जो उसका सहयोगी है उसके साथ जीती थी। 71 सीटें बीजेपी ने खुद, और 2 अपना दल ने जो उसको सहयोगी के तौर पर मिली थी। इस बार हम जानते हैं कि बीजेपी ने 3 और नए सहयोगी जोड़े हैं उसके बाद से 2019 और 2024, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है, पश्चिम में हम देखते हैं कि जयंत चौधरी हैं आरएलडी के। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये कह रही है कि वो 80 की 80 सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव मैदान में है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखता है कि बीजेपी एक एक सीट पर मेहनत कर रही है, और न केवल इस बार काशी से जो संदेश जा रहा है उसमें उत्तर भारत से सीटें बढ़िया आएंगी,
ये बीजेपी को उम्मीद है, उसका भरोसा है। बल्कि दक्षिण भारत में भी जहां पर चुनाव हो चुके हैं, हम जानते हैं, तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि न केवल खाता खुलेगा बल्कि उससे ऊपर एक तरह से संख्या वहां पर होगी। केरल में हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़े, जिन सीटों पर मतदान हो चुका है। तो दरअसल बीजेपी पूरे देश में किस तरह से आगे बढ़े उसकी पूरी कार्य योजना के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर पूर्व में तो हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी आज अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। बीजेपी का शानदार प्रदर्शन 2019 के चुनाव में देखने को मिला था। तो वो एक राजनीतिक मायने भी है। और काशी तमिल संगमम की अक्सर चर्चा होती है जब बीजेपी के विस्तार की बात तमिलनाडु में की जाती है। तो निश्चित तौर पर उस दृष्टि से हम काशी को अब देख रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक देख रहे हैं। बिल्कुल, जो बात शैलेंद्र कह रहे हैं, विनोद जी आपके जरिए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। बीच में जैसे कि हम कहते हैं ना कि मीडिया में हम कई तरह की चर्चा करते हैं। बीच में एक बार चर्चा आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षेत्र पुरी को बना सकते हैं, फिर चर्चा आई कि कन्याकुमारी को भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो काशी के साथ लगता है अपना एक एकदम स्थायी संबंध जोड़ लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल काशी में ही रहे और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो हमने प्लाकार्ड देखा था कि हमार काशी हमार मोदी। मैं कोशिश करता हूँ आपका सवाल का जवाब देने के लिए कि जो काशी की बात हम करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि जिस नगरी का हर कंकर हर कण शंकर है। और ऐसे काशी के में एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री का होना और काशी की एक पहचान को कायम रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी हम अंदाजा कर सकते हैं। और आज जब आप ये काशी को, भव्य काशी को देखते हैं, कि दिव्य काशी को देखते हैं, तो उसमें काशी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है वो पहचान बनाने की, रखने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें वो काशी के हर कंकर पर हर कण शंकर जो है वो साफ साफ दिखाई दे। तो आप ये देखिए कि करोड़ों के जो लागत से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना जिसका नाम रुद्राक्ष है, और पूरा भवन जो आप देखिएगा तो शिवलिंग के आकार का है, जो आपको एक संपूर्ण काशी का दर्शन कराता है। जब आप काशी के सड़कों पे जाइए तो आप वहां पे मार्गों से गुजरते हुए जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट भी आपको त्रिशूल और डमरू के आकार के मिलेंगे। तो इस तरह से आप वाराणसी के जंक्शन पे आप जाइए तो वहां एक गदलिया तक जाइए, वहां हर जगह पे आपको एक काशी की एक वो पूरी प्राचीन पहचान जो है वो सामने दिखाई देगी। मतलब हर जगह आपको बाबा काशी विश्वनाथ का एक दर्शन मिलेगा। तो ये जो अभूतपूर्व काशी का निर्माण हुआ है, वो जो काशी को एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इस 10 साल में संजोया है, संभाला है, यही बात अगर यूपी के आज दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले जाए तो रायबरेली में आके जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और वो इस बात में कहते हैं कि हमारी दादी ने ये सीट जीती थी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार का संबंध रहा है, उनके दादा ने फिरोज खान, जो फिरोज गांधी थे, उन्होंने वो सीट जीती थी। तो आप एक फैमिली से, लिगेसी से जोड़ के आप एक भावनात्मक अपील जोड़ना चाहते हैं कि हम उनके वारिस है। प्रधानमंत्री मोदी काशी में किसी के वारिस होके नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना कोई अपना एक लिगेसी के लेके जाते हैं। एक चाय वाला बन के प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे तो वहीं से उसकी चर्चा शुरू हुई थी। और ये एक हम्बल बैकग्राउंड का आने वाला देश का एक सांसद वहां पहुंचते हैं, एक मुख्यमंत्री गुजरात का, और काशी ने किस तरह से उनको अपनाया था और वो जो लगाव दिया था, वो जो काशी के प्रति उनके एक आस्था और विश्वास को मजबूती दी थी, तो क्या एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी कभी क्या उसको बदल सकते हैं? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। और आज जब काशी में आप देखते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो आप इसको एक स्लोगन के रूप में, प्लेकार्ड के रूप में नहीं देखते हैं। ये लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल कनेक्ट है, जो आप इस भीड़ के रूप में शक्ल में देखते हैं। जब आप इस तरह के रोड शो में लाखों लोग सड़क पे देखते हैं जो अपने सारा काम धाम छोड़ के घंटों घंटों इंतजार करके आज उस रोड शो का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इतिहास का एक हिस्सा होना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं तो वो उसके एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक उसके साथ में सहभागी के रूप में हम सामने आए। यही सामाजिक भागीदारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में आप देख सकते हैं, जहां वो समाज की भूमिका बढ़ती है एक प्रधानमंत्री के साथ में, एक सांसद के साथ में।
तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो गहरी हुई है। और जब लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती है तो वहां से निकला हुआ नेतृत्व जननायक होता है, जो काशी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को देश में एक जननायक बनाया। बिल्कुल विनोद जी, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर आपने बात करी कि जननायक तक बनने तक की जो एक सफ़र है वो ऐसे ही तय नहीं होता है, उसके लिए ज़मीन पे उतर के काम करना पड़ता है, लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। और शायद शुरू में आपने जिस बात का एक बार जिक्र भी किया था कि 2014 के बाद से राजनीति के हिसाब से विश्वास बहाली के जो एक दौर की शुरुआत हुई, उसने एक नई राजनीति की परिभाषा को लिखा पढ़ा और गढ़ा है। और शायद इसीलिए इस प्रकार का एक आकर्षण किसी व्यक्तित्व के लिए नजर आता है। जब वो सड़कों पे पहुंचता है, गलियों में पहुंचता है, तो लोग स्वतः उमड़ आते हैं, खुशी से पुष्प वर्षा करते हैं, परिवार के साथ में उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपने आप में एक झलक को कैमरे में कैद कर लेने की उनकी उत्सुकता भी नजर आती है। यही वो एक चीज़ें हैं जो पर्सनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। 2014 के लिहाज से बात की जाए लालचंद जी, तो 56% वोट शेयर था प्रधानमंत्री मोदी का, जो वोट पड़े थे। 2019 में ये बढ़कर 64% हो गया था। अब 2024 के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये प्यार, स्नेह और अपने आप में समर्पण दिखाता है, बहुत कुछ कहता है। मैं अगर इसमें अंकगणित का फॉर्मूला लगा दूं जी, तो 56 और 8 64 और 64 8 72 है ना। अगर ये भी हो सकता है कि 72% का वोट हो, और इसलिए भी क्योंकि जैसा कि हम जानते आ रही है ना कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता जुड़ा जी, तो उसके बाद साल 2019 में और साल 2024 में उन्होंने ना, तो जैसे मैंने कहा कि चर्चा हुई कि पुरी से लड़ सकते हैं, कन्याकुमारी से लड़ सकते हैं, 2 सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हुई जी। ना उन्होंने किसी दूसरी सीट को चुना, ना काशी को छोड़कर वो कहीं गए, क्योंकि भरोसे का ऐसा बंधन बन गया। शैलेंद्र, भरोसे का वो बंधन जो बना साल 2014 में। इससे पहले शैलेंद्र अपनी बात रखें सर, तस्वीरों में देखिए मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी साफ दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, उत्साह देखिए लोगों का, यही शायद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उस बात को चरितार्थ करता है। और कितना उत्साह प्रधानमंत्री की काफिला पहुंचने वाला है, उससे पहले हर वर्ग समुदाय में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, इस तरह से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जी, तभी मैंने वो अंकगणित का फॉर्मूला लगा दिया था। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 के बाद भरोसा लगातार मजबूत ही होता जा रहा है, और उसी का प्रकटीकरण आज वाराणसी की सड़कों पर। लालचंद्र, राजनीति में अंकगणित से ज्यादा केमिस्ट्री मैटर करती है, केमिस्ट्री देखनी पड़ती है। और हम जानते हैं कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है, बहुत मैच्योर जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र। काशी की जो जनता का जो जुड़ाव है, ये केमिस्ट्री बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा ही हुआ है। आप कह रहे थे कि 8% मत 2014 से 2019 में ज्यादा मिले, और अगर वो 8% ज्यादा मिलते हैं तो 72% मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएंगे। आप उस लिहाज से देखें, एनडीए और बीजेपी को मिलने वाले मत भी उस मुकाबले तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी आधी संख्या, अगर आप 4% तक मोटा मोटा मान लें, तो 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़े थे। तो काशी इसका एक उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री को जितने ज्यादा मत मिलते हैं, तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि देश में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मत मिलने वाले हैं, और ज्यादा मत मिलने वाले हैं। और 2014 में 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी, वो आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया था 2019 में। और इस बार तो हम जानते हैं कि 400 का एक आंकड़ा एनडीए के लिए टारगेट रखा गया है। 400 पार का नारा भी चुनाव के ऐलान से पहले बहुत हमने देखा कि चर्चा में था, और लगातार इस बात की चर्चा बीजेपी के नेता इन दिनों कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 का टारगेट है 300 से ज्यादा सीटों का, उससे ज्यादा 370 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाने का काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम किया है, और इसीलिए हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का टारगेट बूथ अध्यक्षों को दिया गया है, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आप देखिए बीजेपी किस स्तर पर प्लानिंग करती है, और किस स्तर पर अपने जो संस्थापक नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। जहां पर हम कहते थे तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आगे की एक लाइन बहुत चर्चित है लालचंद्र, आप जानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। तो इस तरह के नारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हैं,
स्लोगन्स की अपनी बड़ी राजनीति होती है। हम जानते हैं कि बीजेपी हो या तमाम दल हो, जो नारे हैं वो बहुत काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तो रोमांच लाते ही हैं, चुनावों में तो एक तरह से रोमांच लाते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि समीकरण बदल देते हैं, कई बार नया चुनावी इतिहास लिख देते हैं। तो ये आप देखें, हमार काशी हमार मोदी, तो हो सकता है कि एक काशी में नया इतिहास चुनाव के बाद लिखा जाए, और उसका सबको इंतजार होगा। राजनीतिक समीक्षक उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से 2019 में जब काशी में मत प्रतिशत बढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोटों का, तो हमने देश भर में देखा था बीजेपी और एनडीए को जो मत मिले थे वो ज्यादा हो गए थे, और उसका असर सीट संख्या के तौर पर दिखाई दिया था, जब पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के अलावा 300 की संख्या पार की थी। पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता की अगुवाई में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, और बीजेपी ये कह रही है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, जनता क्या मैंडेट देगी, लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है और यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, और बीजेपी की अपनी पूरी रणनीति है, और शायद इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, इतनी हिम्मत जुटाना, ये भी शायद इतने बड़े नेता के होने के बाद ही संभव है लालचंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही शख्सियत है जो कहते हैं हमेशा कि बड़े लक्ष्य लेके चलना है और उनको हासिल भी करना, अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते हुए उनको जमीन पर उतार के दिखाना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर आप वाराणसी की संसदीय सीट के आप आंकड़ों को देखें तो एक सांसद के तौर पर जिस प्रकार के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं वो भी अपने आप में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते हैं। एसएचजी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार में आगे बढ़ाने की बात हो, पशुधन के विकास को लेकर महिलाओं को आगे रखकर दुग्ध उत्पादन में बनारस को आगे ले जाने की बात हो, कई डेयरियों को खोलकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, या फिर कृषि से जुड़े या उसके अलाइड सेक्टर्स में बाकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं में तो सशक्तिकरण हुआ ही है, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, शौचालय की, आवास की बात हो। आपको लगता है कि जब देश में किसी बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना को लागू करना और जमीन पर उतारने की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो काशी के इस मॉडल के साथ एक वो नज़ीर भी प्रस्तुत करते हैं कि साहब ऐसे उतार सकते हैं और ऐसे विकास को एक आधार बना सकते हैं, जो कि काशी ने करके दिखाया है। विनोद जी, विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके ही सवाल का जवाब देने का। जी जी, जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, मैं उसी से जुड़ा हुई बात कर रहे थे। जो आप महिलाओं को देख रहे हैं इस कतार में और प्रधानमंत्री की रोड शो का स्वागत करने के लिए खड़ी है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इस देश में इतने साल क्यों लगे कि महिलाओं को एक मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिशें, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई थी, लेकिन वो कोशिशें दिखी नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उसके में जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको सामने में रखा है। चाहे आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, जनधन स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें घर की महिला जो है वही हेड होती है। आप अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी घर बने हुए हैं, घर की मुखिया जो है वो महिला है जिनके नाम से वो घर बना हुआ है। और अगर आप जितने स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय देखें जो यूपी में इज्जत घर जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं को के लिए समर्पित है। तो इस तरह की आप जितनी योजनाएं देखिए, जनधन स्कीम देखिए जिसमें महिलाओं को और आम गरीब महिलाओं को, बैंक का नाम उन्होंने सुना था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ऐसे 40 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक के लिए एक वहां पे एक रास्ता दिया है, बैंक का ऑफिस और बैंक का दरवाजा नोक करने के लिए उनके पास कार्ड दिया है, बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास में वो खाता दिया है। तो आप ये देखिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह, आप लखपति दीदी की बात करते हैं, वो
हजारों लखपति दीदी आपको बनारस में इस तरह से मिल जाएंगे, जो हस्तकरघा और हैंडलूम्स के उद्योगों का जिस तरह से वहां बढ़ावा मिला है, जिस तरह से वहां टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है, तीर्थ यात्रियों का बड़ा एक हुजूम बनारस में आया है। तो कई छोटे मोटे उद्योग है जिसका हस्तकरघा उद्योग से, हस्तकला उद्योग से महिलाएं रिप्रेजेंट करती थी, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है, उनको रोजगार मिला है, उनको स्वरोजगार मिला है। तो इस तरह से एक पूरा चेन है जो समाज के हर वर्ग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए मुख्य धारा में आने का मिला है। और जब रोड शो में आप भागीदारी की देखते के लिए बात करते हैं तो पुरुषों के साथ साथ वो महिलाएं भी अपनी भूमिका देते हुए वहां दिख रही है। तो ये एक सबसे बड़ा अभिवादन है। उसके साथ जब आप बात कर रहे थे तो थोड़ी सी मैं इसे अलग हट के बात करूं तो ये आपको समझना पड़ेगा आर्यन जी कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत एक जीवंत परंपरा का देश है। जीवंत परंपरा हम इसलिए कहते हैं कि भारत की जो शाश्वत परंपरा है, भारत के जो शाश्वत साक्षी उनकी रिवायत है, रिवाज है, उसको भारत अभी भी वो हजारों साल की परंपरा को जीते हुए यहाँ के लोग हैं। और बनारस में जब आप जाते हैं तो वो परंपरा साफ साफ आपको दिखाई देती है। खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी अपने जीवन में अपनी आस्था और परंपरा को लेकर कभी नहीं छुपाया। कोई सेकुलर बनने के उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आस्था को नहीं ढका। जब भी बात कही तो अपनी आस्था को सामने में, अपनी परंपरा को सामने में लिखा। इसलिए कहते हैं ना कि मोदी टेस्टेड है। मोदी बाएं दाएं बात नहीं करता, अपनी आस्था और अपनी परंपरा के साथ दूसरों की आस्था का भी सम्मान करता है, दूसरों के भी आस्था को विकसित होने का मौका और सुअवसर देता है। तो साथ साथ अपनी आस्था के प्रति जो एक हीन भावना देश में विकसित हुई थी, उस हीन भावना को तोड़ने का श्रेय अगर इस देश में जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। जो कोई भी आज अपनी संस्कृति के लिए गौरव कर सकता है, अपनी सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों के लिए गौरव गान गा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी है, जिसने एक जीवंत भारत में, जीवंत परंपरा वाला देश में उस आस्था को एक बार फिर से इन सांस्कृतिक केंद्रों को उद्धार करके सामने में लाया है। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से यही संदेश वो निकल करके आ रहा है। और शैलेंद्र, मैं आपसे एक बात और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर का एक और मामले में प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह से कोई अपशब्द, किसी तरह का इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रधानमंत्री भगवान शिव से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि हम प्रधान सेवक के तौर पर सेवा करते रहेंगे। और इस तरह की जितनी भी बातें होंगी तो भगवान शंकर ने जिस तरह से विष को धारण कर लिया था, उस तरह से हम अपने कंठ में ही उसको धारण कर लेंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे और सेवा में लगातार अनवरत लगे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा विश्वनाथ जिस तरह से उनका वो उदाहरण लेते हैं, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल लालचंद्र, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं और आज जब शिव की नगरी में है सब कहते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास के शायद ऐसे इकलौते नेता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिनके खिलाफ तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 2014 या उसके पहले से होता रहा और उसका एक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाद में दिया या फिर कई बार उन्होंने संकेतों में कहा कि जनता जवाब देगी। और हमने पहले गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखा और 2014 से हम देख रहे हैं देश की जनता उसका जवाब देती है। तो वो एक तरह से दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ कुछ लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया था, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से उस वक्त मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता, यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे, तमाम पदों पर कांग्रेस में रहे, उन्होंने ये कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाय बेचना चाहे तो जरूर स्टॉल लगा दिया जाएगा। उस बयान के बाद जिस तरह से देश की जनता ने एक तरह से जवाब दिया तो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम
देश के लोगों में है। चाहे उनके खिलाफ जो बयान मौत का सौदागर जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनाव में कहा था उन्हें, उसके बाद हमने देखा था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे, या फिर नीच शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया। ये तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया, वो दिखाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी हैं। वो जानते हैं कि देश की जनता इन आरोपों का, इस तरह की आपत्तिजनक बयानों का जवाब देगी, और हमने देखा कि समय समय पर देश की जनता ने जवाब भी दिया। 2019 में राहुल गांधी ने बहुत एक तरह से कहे कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, जिसमें राफेल को लेकर और तमाम बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए गए थे और उसका किस तरह से जवाब मिला था हम सब जानते हैं। आज विपक्ष में कोई चर्चा भी नहीं करता उन मुद्दों की। ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ये दिखाता है कि एक शिव भक्त के तौर पर वो किस तरह से तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, और वो जानते हैं कि देश की जनता उसका जवाब देगी। तो निश्चित तौर पर आज काशी नगरी में है, शिव की नगरी में है, और यहाँ जो तस्वीरें वो दिखाती है कि वो अपने सांसद को कितनी नजदीक से देखना चाहती है। हमार काशी के साथ हमार मोदी का नारा लगा रही है। बिल्कुल, और हमार काशी हमार मोदी का नारा आज लगातार लालचंद जी दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम जब से लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले भी तस्वीरें तैयारियों की आई थी, तब भी हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में उमड़े हुए। उस वक्त तो धूप बहुत तेज थी, अब तो खैर शाम ढल गई है, बड़ा मौसम साथ दे रहा है, बावजूद उसके लोगों की हज़ारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल मैंने 1-2 बार पहले भी आपसे किया, लेकिन आज काशी में रोड शो हो रहा है तो ये सवाल फिर मेरे मन में है। प्रधानमंत्री का जनता से संवाद की जो शैली है उसमें अलग अलग प्रकार के कनेक्ट करने के उनके तरीके हैं। सुबह से अगर देखा जाए तो उन्होंने कई टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसके बाद में आज उन्होंने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन रोड शो की बात की जाए, क्योंकि आप यहाँ पे शब्दों के साथ संवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने मनोभाव को दर्शाकर लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्ट है रोड शो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के बीच में से होकर गुजरना, उनके साथ में सीधे एक तरीके से कनेक्ट करना, ये कैसे अलग है उस परंपरागत तरीके से जो रैलियों के माध्यम से प्रचार होता है, रोड शो के माध्यम से प्रचार होता है, कैसे ये असरदार होता है? विनोद जी। बढ़िया। और आर्येंद्र, मैं जब इसके साथ साथ जब आप बता रहे थे तो मैं उसके साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि वो एनर्जी लेवल भी आप देखिए कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो में शामिल हुए हैं, उससे पहले बिहार के 3 दौरे करके 3 रैलियां, बड़ी रैलियां करके प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस पहुंचे हैं और उसके बाद इस रोड शो में पहुंचे हैं, रोड शो के साथ में है। कल भी आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल के 4 रैलियां, जो अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पटना पहुंचे थे, और पटना में वो भव्य रोड शो का आयोजन हुआ था जिसके वो शक्ल बने थे। तो ये चीज जो एनर्जी लेवल आप देखते हैं, यही एक जनता के साथ में जब आप रोड शो में लगाव देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में ये रोड शो नहीं करते हैं, ये 2014-2019 में हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में उन लोगों के साथ में एक तरह से वो अपना एक संवाद स्थापित करते हैं, जिसको आप कर सकते हैं कि वो दिल से की भाषा है, और वो दिल से संवाद की वो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अभिवादन करते हैं और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका अभिवादन लेते हैं। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो ऐसा रोड शो आपने, भव्य रोड शो आपने कन्याकुमारी में भी देखी होगी, ऐसा भव्य रोड शो आपने केरल में भी देखा होगा, ऐसा ही रोड शो आपने गुजरात में भी देखा होगा, सदरों में, एमपी में देखा होगा, बिहार में अभी आपने देखा। तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में वहां के लोग नहीं आते हैं। तो ये जो लोगों की एक ललक होती है, जो सीधे प्रधानमंत्री को साक्षात्कार करना चाहता है, प्रधानमंत्री के सीधे प्रधानमंत्री के सामने होना चाहता है, तो वो उनकी मुराद उस रोड शो में पूरी होती है। पब्लिक रैली में, बड़ी रैलियों में लोग अक्सर ये लगता है कि प्रधानमंत्री को सुन के चले जाते हैं, जब वो लेकिन मोदी उनके सामने में है तो वो रोड शो में उनको सामने में दिखता है। ये मोदी का व्यक्तित्व है, ये पीएम मोदी का व्यक्तित्व है, ये मोदी का आकर्षण है कि लोग उनको करीब से देखना चाहता है, लोग उनके करीबी का एक एहसास पाना चाहता है। और इस एहसास के लिए जब आप घंटों इंतजार करते हुए लोगों को देखते हैं, तब कहा जा सकता है कि पीएम मोदी डेफिनेटली इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, भरोसा जीता है।
इसलिए पीएम मोदी एक जननायक है। पीएम मोदी एक देश के कुशल नेतृत्व करता है, जो भी एक देश का एक सौभाग्य है कि वर्षों बाद आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद देश को एक पहचान मिली है, राष्ट्रीय पहचान का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, तो वो पीएम मोदी से मिला है। देश एक मजबूत और सशक्त एक सरकार लेके आई है। जो कोalition का दौर था वो भी आपने 30-35 साल देखा है, तो उस दौर को हटने के बाद, वो काले बादल छटने के बाद एक मजबूत सरकार लोगों ने देखा है, मजबूत सरकार के फैसले देखे हैं। जो शैलेंद्र अभी कह रहे थे आर्टिकल 370 का हटना हो, या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या ऐसे जीएसटी ऐसे बड़े फैसले हो, इस देश में वो चमत्कार देखा है। जो कई बड़े फैसले आजादी के बाद होनी थी, वो फैसले सरकारें नहीं ले पाई थी, चाहे उसकी जो भी व्यवस्था हो, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, या फिर वो कोalition की मजबूरी हो। यह देश ने पहली बार देखा है कि एक मजबूत सरकार और कुशल शासक, कुशल नेतृत्व का देश को कितना फायदा मिलता है। तब वो उसके सामने में जब रोड शो में भीड़ देखते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एक आत्मस्वीकृति होती है कि लोगों को एहसास होता है कि 10 साल के एक मजबूत सरकार ने, एक अस्थायी सरकार ने किस तरह से चेंज लाया है देश में, जो विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए दिखता है। जी लालचंद जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी लगातार इस सब राजनीतिक गहमा गहमी को बड़ा करीब से समझते हैं और हम लोग लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। क्या वो काम के माध्यम से 10 साल का जमीन पे उतारा हुआ वो काम है जो विश्वास के तरीके से आज लोगों की भावनाओं के तरीके से झलक रहा है? क्या ये वो ऊर्जा है जिसको लेकर अभी चर्चा या कहा जाए राजनीति की बात भी, एक बयान भी आया था कि साहब 75 के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 2.25 घंटे से ये व्यक्ति लगातार खड़ा हुआ सिर्फ इस रोड शो में नजर आ रहा। क्या आपको लगता है ये वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो, और काम के माध्यम से जनता का जीता हुआ दिल, वो अपने आप में जन सैलाब की तरीके से उमड़ा है? देखिए, इसमें सब कुछ है। इसमें जो आपने कहा कि पिछले 10 सालों में काशी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो है, निश्चित तौर पर है। इसमें काशी के साथ जो प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों के अतिरिक्त जो भी कनेक्ट बनाए हैं वो भी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक के तौर पर, देश के नेता के तौर पर, और उससे ऊपर अगर कहें विश्व के नेता के तौर पर जो अपनी छवि बनाए हैं, जो अपने कार्य किए हैं, तो काशी की जनता इस चीज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हम लोग जानते हैं कि वो अध्ययन का, शिक्षण का कब से एक बड़ा केंद्र रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जब वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री से कनेक्ट करते हैं तो वो विकास कार्य तो निश्चित तौर पर हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे तत्व हैं जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देश को बढ़ाने के भरोसे के तौर पर भी वो कहीं बिल्कुल दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। वो ऊर्जा की जो बात हम जिक्र कर रहे थे, आप उस पर कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो अगर एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर कहें तो ऊर्जा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब वो वाराणसी में होते हैं तो मुझे लगता है शायद उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल, एक इजाफा हो जाता है। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने। शैलेंद्र, यही सवाल, क्योंकि सुबह से बहुत से टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देना, 3 बिहार में बड़ी चुनावी रैली करना, और हम 5 बजे से देख रहे हैं, 2.25 घंटे का वक्त हो चुका है, प्रधानमंत्री की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। जब कोई व्यक्ति जनता से इस प्रकार से कनेक्ट करता है तो शायद ये सब बातें बहुत गौड़ हो जाती हैं, जिसकी अभी बीते दिनों हमने एक नई प्रकार की राजनीति भी होते हुए देखी है। किस तरह से शैलेंद्र आप देखते हैं इस बात को? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऊर्जा है वो तमाम युवा नेताओं को उससे प्रेरणा मिलती है, और भारतीय राजनीति में ही नहीं, सत्ता पक्ष या विपक्ष में ही नहीं, दुनिया में शायद इस वक्त कोई ऐसा नेता हो जो ऊर्जा के मामले में इस तरह से देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से निरंतर बिना रुके थके हुए काम करते हैं, जनता के हितों के लिए फैसला लेते हैं, शायद ही दुनिया में कोई नेता हो जो इतनी ऊर्जा के साथ चुनावी अभियान में लगातार चुनावी जनसभाएं या जनसंपर्क करता नजर आता हो। और जैसा कि हमारे सहयोगी लालचंद्र कह भी रहे थे कि जब कोई अपने संसदीय क्षेत्र आता है तो जनता के प्यार से ऊर्जा और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उनको हर वक्त इस बात की चिंता रहती है कि देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे उनकी जो दुश्वारियां, चुनौतियां, उसे कम किया जा सके। तो कैसे 140 करोड़ की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं। ये हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारी टिप्पणियां होती है। हम जानते हैं कि एक बहुत ही ऐसा जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं जिसमें हमने देखा है कि नवरात्र के दिनों में सिर्फ नींबू पानी पीते हुए वो तमाम चुनावी कार्यक्रमों में जाते हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। वो निरंतर हम सब जानते हैं कि योग ध्यान करते हैं। तो ऐसे में एक नेता के तौर पर जनता एक ऐसे नेता को देखती है जो केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, देश में कहीं भी जाता है, दुनिया में कहीं भी जाता है। हम जानते हैं कि विदेश दौरों के बारे में ये कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वो रात्रि विश्राम जो उनका होता है वो फ्लाइट में होता है। एक देश से दूसरे देश में उस वक्त फ्लाइट जा रही होती है, यानी वो रात्रि विश्राम में भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। तो ये एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है, हर दिन देश के लिए, देश की जनता के लिए काम किया है। और बीजेपी भी हमेशा कहती है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया जाता है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो, लगातार प्रधानमंत्री इसके लिए समय निकालते हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि देश भर में जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तमाम ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वो सीधे जनता से मुखातिब भी होते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं और रामेंद्र सिंह हमारे साथ वहां से जुड़े हैं जहां जिस मंदिर के पास प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। रामेंद्र, कितनी देर में करीब ये रोड शो जो है उस मंदिर के पास पहुंचने वाली है और वहां पर उपस्थित जन समुदाय में आप किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं रामेंद्र? देखिए, मंदिर पूरी तरीके से सक्रिय है। प्रधानमंत्री को जहाँ थोड़ी देर में आकर आरती में भाग लेना है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो श्रृंगार आरती है उसमें भाग लेंगे, क्योंकि सप्तऋषि आरती इस समय चल रही है और यह बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आकर के मंदिर प्रांगण में बैठे जो प्रधानमंत्री के इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे। यहाँ भगवान का शिव का आलय है, जो शिवालय है बाबा विश्वनाथ का, वो पूरी तरह सजा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री आए और उनका आसन करें, नमन करें, उनको प्रणाम करें आकर के। इसके लिए तो पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण तैयार है। आरती की धुन आपको मिल पा रही होगी, हमारे कैमरों के माध्यम से भी पूरी तरीके से आरती चल रही है और बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ आरती का श्रृंगार किया गया। ढोल नगाड़ों के बीच आरती की धुन सुन रहे होंगे आप। ये भगवान शिव की नगरी है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसे बताया था। कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ मेरा संकट में लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी। ये काशी है और काशी, लेकिन काशी में बाबा जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी को मुझे माँ गंगे ने बुलाया है, तो आप एक बात मानते चलिए कि बिना बुलाए हुए काशी में कोई नहीं आता। जब बाबा विश्वनाथ और माँ गंगे चाहती हैं तभी काशी को जाता है। वरुणा और रस्सी के बीच में जो भूमि है इसको काशी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है। तो यहाँ तभी आएगा जब वो बुलाएंगे, उससे पहले कोई यहाँ नहीं आता है। तो भगवान शिव ने उनको सुना है, उनको इसलिए सुना है कि काशी को कैसे डेवलप किया जाए, काशी को कैसे महिमा मंडित किया जाए, कैसे हमारा कारीगर बनेगा। कोई ना कोई निमित्त बनता है। प्रभु कभी स्वयं काम करने नहीं आते हैं। तो जो निमित्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके कारण के सारा कारीगर बना हुआ जो भी अगर काशी आया है वो देख जान सकता है कि पुरानी और नई काशी में क्या बदलता है। देखो, गोबर पड़ा रहता था, जानवर उसके बीच से चला करते थे, लोगों को बच बचा के निकलना पड़ता था, गलियां गंदी रहती थी। अब जब आप काशी आओगे तो आपको लगेगा कि पुराने शहर आए हैं, लेकिन नया शहर है, नई रंग बिरंगी सजावट है, नई बसावट है, नई तरीके से लोगों की सोचने का नजरिया बदला है। ये काशी है जहाँ हर गली में आपको कोई न कोई पद्मश्री पद्मावती मिल जाएंगे, कोई न कोई पुरस्कार मिल जाएंगे, भारत सरकार के तमाम और विद्वान मिल जाएंगे। काशी में एक विद्वान ऐसे हैं धोती पहने हुए चप्पल टकराते हुए घूम रहे होंगे। ये काशी है और काशी में एक से एक विद्वान आते हैं। अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुना है तो कोई न कोई बात नरेंद्र मोदी में रही होगी, कोई न कोई उद्देश्य लेकर के नरेंद्र मोदी को भगवान शिव ने चुना होगा काशी के लिए। तो भगवान शिव इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनको प्रणाम करें, नमन करें। तो अपने जो अनुयायी हैं, जो अपने श्रद्धालु हैं, उसको प्रभु शिव बहुत गंभीरता से मानते हैं, देखते हैं और उनको पूरी ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने के लिए यहाँ बुला रहे हैं जो अलग बिल्कुल। और निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का ये रोड शो बाबा विश्वनाथ के धाम पर जाकर खत्म होगा और प्रधानमंत्री वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हमने कई बार पहले भी देखा है प्रधानमंत्री की आस्था की वो तस्वीरें जब वो बाबा के धाम पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ में।
आज भी वो तस्वीरें रोड शो के बाद में हमको देखने को मिलेंगी और कल वो काल भैरव के दर्शन करेंगे, फिर उनका नामांकन का कार्यक्रम भी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विनोद मिश्रा जी भी हैं। विनोद जी, काशी के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक चीज़ का जिक्र करना ये भी ज़रूरी है कि बहुत वर्षों तक माता अन्नपूर्णा के बिना काशी रही है और यही प्रधानमंत्री मोदी है जिनके प्रयासों से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति न जाने कितने वर्षों के बाद में विदेशी जमीन से वापस आई और उनकी पुनर्स्थापना काशी में हुई। धन धान्य और एक तरीके से अन्न की देवी के तौर पर माता की पूजा हमेशा हुआ करती थी, लेकिन एक बड़ा कालखंड ऐसा भी रहा कि जब माता के बिना काशी अधूरी थी, लेकिन उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास जो किया गया उसका भी अपने आप में एक बड़ा एक जमीन पे असर दिखाई पड़ता है। विनोद जी। लाल जी, अरिंद्र, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा कि माता अन्नपूर्णा के बिना हमारी ये चर्चा 2 घंटे की अधूरी रह जाती। तो अगर काशी की बात करें और काशी विश्वनाथ की बात करें और माता अन्नपूर्णा की बात ना करें तो शायद बेईमानी होगी और वो अधूरी कहानी होगी। तो ये बात इस देश को गौरव जरूर मिला था कि आप ये देखिए कि सैकड़ों साल पहले जो वो मंदिर से वो चोरी हुई थी या वो किस तरह से उसको उठाया गया था और मूर्ति 7 समुंदर पार वो पहुंच गई थी इंग्लैंड के कहीं पे, और उसमें उस तरह से वहां एक म्यूजियम में रख दिया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की ये एक शख्सियत है कि पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान बनी है कि माता अन्नपूर्णा तो लौटी और उनकी भव्यता उस काशी विश्वनाथ के साथ में मंदिर के साथ में अन्नपूर्णा के मंदिर का वो भव्यता फिर से लौटी। उसके साथ अगर आप देखें तो इस दौर में पिछले 10 वर्षों में ऐसे सैकड़ों महत्वपूर्ण जो मूर्तियां चोरी हुई थी अब कई मंदिरों से और कई प्रमुख स्थलों से, वो दोबारा उस कंट्री से वापस लाया गया है, उसे पुनर्स्थापित किया गया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि एक बदलाव का है, ये सांस्कृतिक चेतना का एक विश्वास का ये देश बना है, तो इसके साथ में ये भी है कि हम अपनी विरासत के प्रति उतनी संजीदगी से बात करते हैं जितनी संजीदगी से हम विकास की बात करते हैं। तो ये कहने के साथ में अगर आप थोड़ा सा इसको हट के मुझे बात करने की इजाजत दें तो एक नेतृत्व की वो जो क्षमता होती है वो इस चीज को जब आप रोड शो में देखते हैं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इस दौर में, इस राजनीति के दौर में कैसे दूसरे राजनेताओं से अलग है, तो उसकी बात करते हुए अगर हम कहें तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे राजनेताओं को अपने वादों का जो वो लोगों के साथ वादे करते हैं, मैनिफेस्टो में इस तरह की गारंटियां लेके आते हैं, उसमें एक ऑनरशिप रखनी चाहिए। और ये ऑनरशिप जो है वो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक अंडर एस्टिमेट करना होता है कि जब आप जनता के सामने में ये वादे करते हैं ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, 5 लाख दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बला बला, तो आप एक तरह से मोदी के उस व्यक्तित्व के सामने में, उस नेतृत्व क्षमता के सामने में आप एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं कि आप वोट के लिए घूस देंगे। तो ये जब आपका ऑनरशिप खत्म हो जाता है, इसलिए लोगों का विश्वास जो है वो अपने उस लीडरों के लिए धीरे धीरे आप देखते हैं एक दौर आता है जो वो दौर में खत्म हो जाता है। इसलिए जब इस दौर में मोदी की गारंटी वो बोलते हैं और उसमें वो ऑनरशिप लेते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम अपने जीवन, अपने जान तक उस अपने वादे को पूरा करने की, अपनी गारंटी पूरा करने का प्रण लेते हैं, तो वो उनका एक ऑनरशिप होता है। और वो ऑनरशिप काशी के लोगों ने देखा है, बनारस के लोगों ने देखा है, उस गलियों में रहने वाले लोगों ने देखा है कि मोदी ने जब जब ये ऑनरशिप ली है कि हम यहाँ पुनर्निर्माण कराएंगे, तो पुनर्निर्माण एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, जो आपको रामेंद्र बताएंगे कि कितना मुश्किल टास्क था कि वहाँ के जो आबादी की सघन आबादी बनी थी उस गलियों में, जो विध्वंस हुआ था उसके बाद काशी विश्वनाथ के उस मंदिर का, और वो उस स्वरूप को पुराने स्वरूप में लाने की जो चुनौती थी, ये प्राइम मिनिस्टर का एक वादा था और वो गारंटी थी जिसको एक ऑनरशिप लेके उन्होंने काशी की भव्यता को लौटाई है। तो ऐसे आपको दर्जनों ऐसे मिल जाएंगे जब इस दौर में हजार गारंटियां दी जा रही है। अलग अलग तरह के इलेक्शन में आप गारंटी सुन रहे हैं
लेकिन अगर गारंटी पीएम मोदी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो उस गारंटी में लोग यकीन करते हैं, तो वो उसका ऑनरशिप होता है पीएम का। और ये ऑनरशिप उनका नेतृत्व की क्षमता दिखाता है, जो आप एनर्जी लेवल कहते थे, कि वो कमिटमेंट जो है कि हमको इस देश के की जो बड़ी आबादी है, जो गरीबी रेखा से नीचे में रही है, उसको अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो देश खुशहाल होगा, तो सारे लोग खुशहाल होंगे। ये जो एक विरासत को के साथ में विकास की अवधारणा है, सामाजिक चेतना का अवधारणा है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो रोड मैप है, देश के विकास का रोड मैप है, तो शायद बनारस इसका एक एग्जाम्पल है, जो जिसको आप काशी मॉडल कहते हैं। तो ये अभी आप अयोध्या को देख लीजिए, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब लोग अयोध्या जाते होंगे, तब वो अयोध्या का स्वरूप क्या था, और आज जब काशी वो अयोध्या में भव्य रामलला विराजमान हुए हैं, तब वो अयोध्या कैसी बनी है। आज अगर पश्चिम के जो अखबार के लोग हैं या वहाँ पे विद्वान लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने वहाँ एक और वेटिकन सिटी का अगर अयोध्या के नाम पे उन्होंने स्थापित कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप अयोध्या जाइए तो पूरे दुनिया के जितने प्रवासी हैं, भारत के जो लोग कहीं भी हैं, अगर वो भारत को देखना चाहते हैं तो वो अयोध्या आना चाहते हैं। भारत की पहचान राम से है, इसको साबित करने में इस देश के कई पीढ़ियों की जानें खप गई, कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, और वो पीढ़ियां आज अगर नरेंद्र मोदी को सामने में देखा, तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देखा और रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा भी देखा। ये सारी हकीकत लोगों ने देखा है, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑनरशिप है, जो अपने संकल्प को पूरा करते हुए दिखता है। ये ऑनरशिप लोगों का विश्वास जो है, वो हाथ उठाते हुए, अभिवादन करते हुए, अपने मोबाइल से एक एक पल का जो वो तस्वीरों को लेते हुए लोगों का देखते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो ऑनरशिप है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो ऑनरशिप है, और उस ऑनरशिप से काशी की जनता किस तरह से कनेक्ट कर रही है, वो हम देख पा रहे हैं। रामेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो क्या कुछ वहां पर उनका कार्यक्रम है? मंदिर में किस तरह से आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? क्या कुछ वहां पर व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मंदिर द्वार पर आएंगे, तो पूरे मंदिर द्वार को इस तरह सजाया गया है कि जैसे किसी बड़े नायक को उनके लिए सजाया जाता है, और ये सूर्य जी की इच्छा के अनुसार सजाया गया। इसकी बात अभी विनोद जी कर रहे थे कि काशी को सजाने के लिए उन्होंने उनको उल्टा चेंज किया। कॉरिडोर बनाना कठिन काम था, तमाम विवादित स्थल थे, और उसके कॉरिडोर का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती से निर्माण शुरू हुआ। तो राजनीतिक दल तमाम विरोध की बयानबाजी कर रहे थे, तमाम सामाजिक लोग ऐसे थे जो विरोध में खड़े थे, कई एक कलाकार थे जो विरोध में खड़े थे, लेकिन कुछ जिन्होंने इच्छा की थी और उन्होंने उसके लिए मोदी को चुना, इसलिए कॉरिडोर बन के तैयार हुआ। इस कॉरिडोर को जो भी आके देखता उसको वो कल्पना नहीं कर सकता कि क्या काशी में भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती थी, जहाँ कभी कीचड़ से आता हुआ प्रधान सोच सकती है। भगवान शिव का ये सप्तपुरियों में एक है, और देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और वह कीचड़ से चले पैर लेकर अगर शिव की आराधना करने आता था, तो क्या सोचता रहा होगा। ये सनातन धर्म का वही देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है, ये शिव का देश है। उसको कहा जाता है कि आदि जो है सब उनके दर्शन करने हम जा रहे हैं। इसलिए हिंसा जरूर आती रही होगी कि किस तरीके के परिवेश में हम जी रहे हैं, हमारी हैसियत क्या है इस देश से, वो बदला है। आप बात कर रहे थे कि जो यहाँ गौरा माता है वो यहाँ अनुदानी के रूप में उपस्थित है, और जब भगवान शिव जी ने यहाँ काशी को बताया, उन्होंने कहा काशी को बता रहे हैं, लेकिन ये अन्न देने का काम किसका होगा। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं काशी की ये जिम्मेदारी दूंगी, यहाँ भूखा आएगा व्यक्ति, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। ये माँ गौरा ने जिम्मेदारी ली, और जहाँ वो स्थापित है उसे काशी में लोग भूखे आते तो है, लेकिन शाम भूखी नहीं रहती है, शाम को कोई भूखा सोता नहीं। ये काशी की परंपरा है, इसके लिए तमाम चीजें काशी में बदली। 10 साल में अगर काशी को देखो तो काशी जब हमने पहला गृहमंत्री उसमें रक्षा मंत्री थे अमिताभ जी, और उनका कार्यक्रम लगा था, एक निजी अखबार का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किए थे क्या क्या कैसे होगा, नक्शेदार कैसे बदलेंगे, गंगा में कूड़ा जा रहा पूरी काशी को वो कैसे बदलेगा,
सड़क कनेक्टिविटी कैसे बेहतर की जाएगी, एयर कनेक्टिविटी कैसे हम बेहतर करेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी कैसे बेहतर करेंगे, कैसे मंदिर की भव्यता देंगे, कैसे विदेशी पर्यटक देशी पर्यटक काशी आए, इसके लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे, अंदर जो गलियां हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए कि ये जो रोड जाम होती है वो ना हो, और उस पर एक सिरे से काम हो। मुझे वो घटना याद है, पहला कार्यक्रम था अमित शाह जी का, और उन्होंने एक चीज डिजाइन की थी कि हमारा ये प्लानिंग है कि काशी को हम कैसे बदलेंगे, और काशी को इसी तरह उन्होंने बदला। आप आजकल गलियों में आइए तो भी आप स्मूथली चल सकते, हालांकि भीड़ बहुत हो गई है, अब 1 लाख 1.5 लाख पर्यटक श्रद्धालु आता है यहाँ, तो थोड़ी चुनौतियां अंदर की बड़ी हैं, लेकिन बाहर की जो रोड कनेक्टिविटी उसको बेहतर कर दी गया है। रामेन जी, रामेन जो आप जो जानकारी दे रहे हैं आपसे हम समझना चाहेंगे, संभवतः प्रधानमंत्री मंदिर परिसर पहुंच गए हैं और लगभग 2.5 घंटे के बाद 5 बजे रोड शो शुरू हुआ था, 7:30 का इस वक्त समय हो रहा है और 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है लगभग 5-5.5 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा विश्वनाथ के धाम में, और अब प्रधानमंत्री यहां पर बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करेंगे। निश्चित तौर से हमने कई बार पहले भी पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है, जैसे मंदिर परिसर में दाखिल नहीं हुए हैं जी, और उम्मीद ये है कि 8 बजे जो उनकी श्रृंगार आरती होती है उसमें प्रधानमंत्री अवश्य भाग लेंगे। तो अभी मंदिर परिसर में नहीं आए हैं, लेकिन ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं। ठीक है रामेन जी, आप जो बात अपनी रख रहे थे बहुत महत्वपूर्ण। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। शैलेंद्र, लगता है शैलेंद्र फिलहाल हमारे साथ नहीं है जी, रामेंद्र के साथ बातचीत को जारी रखें जी। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार जब विकास की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक और पहलू है जिसको ना छूना बेमानी होगा, वो है काशी को जलमार्ग के माध्यम से जोड़ना। और जलमार्ग के माध्यम से सिर्फ इतना ही नहीं कि वहां पर नाव चले या क्रूज चले, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वहां पर बड़े बड़े तरीके से जहाज भी पहुंचे, इस बात को भी सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि काशी और आसपास के इलाके की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक बड़ा केंद्र के तौर पर विकसित हो, और ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जलमार्ग के माध्यम से भी जुड़ाव व्यावसायिक तरीके से जो वहां की आर्थिकी को बेहतरी दे, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस विषय को भी छूना जरूरी है आज। विनोद जी, जब कहते हैं ना कि उसमें सबका एक, ये देखिए कि वो भी एक काशी की और बनारस की एक परंपरा रही है। काशी के साथ में एक बनारस में आप ये देखें कि एक सांस्कृतिक गतिविधि के साथ में वो पूरे पूर्वांचल का, और उसमें कम से कम लघु उद्योग और छोटे कामगारों का, हस्तकरघा का वो प्रमुख सेंटर रहा है, जिसका बाजार कभी कलकत्ता हुआ करता था। तो काशी के साथ में आप ये देखिए कि गंगा के साथ में जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन था, वो सबसे एक सुगम ट्रांसपोर्टेशन उस समय में हुआ था। वो अंग्रेज जमानों से पहले से भी, राजा महाराजाओं के समय से भी एस्टैब्लिश था। लेकिन ये देखिए कि आधुनिकता के दौर में हम कैसे उस चीजों को भूलते गए। काशी के प्राचीनता को हमने खोया, काशी के आधुनिकरण को भी हमने नहीं होने दिया। तो इन सारी चीजों में आप देखिए कि 2014 के बाद में काशी की जो अपनी संस्कृति है, उसके साथ साथ में जो आर्थिक गतिविधि का बनारस एक सेंटर रहा है, एक हब रहा है, उसका एक बड़ा बाजार रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत से लेके, और वहां हल्दिया में उसका एक सेंटर हुआ करता था। तो वो जो आप देख रहे हैं कि जब वो क्रूज शुरू हुआ, जब वहां एक यातायात जल के तरफ से, ये जहाज से, छोटे मोटे जहाज से उसका कार्गो बनना शुरू हुआ और उसकी बात शुरू हुई, तो उसके कॉस्ट में आप ये देखिए कि लोगों की भारी बचत हुई। एक प्रोडक्ट को अगर वो ट्रेन के माध्यम से या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के, जबकि आप काशी के साथ में पूरे देश का एक तरह से नेशनल हाईवे का कनेक्शन है, पूर्वोत्तर तक आप चले जाइए और कलकत्ता तक का आप ये देखिए कि पूरा हाईवे, कई रोड के हाईवे अब वहां पे सजे पड़े हैं। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे कम कॉस्ट का अभी भी यही माना गया है, जब आप एक जहाज से, पानी के जहाज से और क्रूज के माध्यम से वहां के बिजनेस, वहां के कारोबार के लोग वहां भेजते हैं। ये अलग बात है कि इस दौर में जो नमामि गंगे का अभियान था, उस गंगे के अभियान के बाद गंगा की स्वच्छता बढ़ी है, तो गंगा का जल स्तर भी बढ़ा है।
गंगा में पानी का जब से आपने देखा तभी से वहां ये संभव हो पाया है। और उसके बाद देखिए कि उसके साथ में बिहार और बिहार के साथ लगते हुए झारखंड और झारखंड के साथ में वो पूरा जो नमामि गंगे का अभियान है, उस गंगे के अभियान के साथ में आप ये बिजनेस एक्टिविटीज को देखें तो साथ साथ आप उसके साथ में जो वहां किसानों की जो एक्टिविटीज है वो भी इंपॉर्टेंट है। किसानों की एक्टिविटीज हम इसलिए कहते हैं कि गंगा जिस स्टेट से गुजरती हुई जाती है उस नदी के किनारे, आर्यन हम उसको सुन के इसको आश्चर्य लगेगा कि 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा जुड़ाव गंगा से है। और गंगा के साथ में जब इतनी बड़ी आबादी जुड़ी होती है तो वो गंगा क्यों इस तरह से अनदेखी कर होती गई, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल में जब आप विरासत को देखते हैं तो न केवल गंगा को सहेजा गया, गंगा के साथ चलने वाले उस तमाम पुराने जो वहां माध्यम थे जो बिजनेस एक्टिविटीज में होती थी या किसानों के वहां के लोकल में, जब आप बनारस के किसानों के प्रोडक्ट को देखते हैं उनके किसानों के प्रोडक्ट को आगे ले जाने का, बाजार ले जाने का वहां एक माध्यम शुरू हुआ तो क्रूज सबसे सस्ता माध्यम बना। तो ये एक तरह से एक प्लान होता है एक नेतृत्व का जो एक सपना देखता है, उसके लिए एक प्लानिंग करता है और उसको जमीन पे उतारता है, ये नरेंद्र मोदी है। ये भी एक बड़ा आयाम है विरासत के साथ विकास का। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमें लगातार ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर है वो पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम आपकी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का होने वाला है? क्योंकि रामेंद्र अभी जिक्र कर रहे थे कि 8 बजे वहां पर जो आरती होती है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शाम को आरती होने वाली है बाबा विश्वनाथ मंदिर में उसमें शामिल होंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि वहां मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रोड तो खत्म ही हो रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर इस आरती में हिस्सा लेंगे। हमने देखा कि बीएचयू के जो मुख्य गेट से लंका गेट कहते हैं वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ये रोड शो शुरू हुआ था। उसके बाद संत रविदास गेट से आगे बढ़ते हुआ मदनपुरा, गोदोलिया और ये रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक मुख्य गेट के पास पहुंचा। तो ये जो पूरा इलाका है आप देखें तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से अब अंतिम पड़ाव पर ये रोड शो है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आपको जो मिल रही होगी डीडी न्यूज पर तो ये दिखाती हैं कि कितना प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ काशी की जनता का मिला है। बिल्कुल, और ये जन सैलाब जो आज काशी की सड़कों पर नजर आया है प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पुष्प वर्षा करता हुआ, वो दिखाता है कि अपने सांसद जो कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं उनके प्रति जुड़ाव काशी का कैसे बढ़ा है। और ये बढ़ा हुआ जुड़ाव हमने मत प्रतिशतों में भी 2014-2019 में देखा है। और आपने लालचंद जी एक नया आंकड़ा दे दिया था, निश्चित तौर से 4 जून को हम उसकी भी बात करेंगे कि उस आंकड़े के आसपास किस तरीके से बात रहती है। लेकिन ये जो लोगों का प्यार है जिसमें हमने सर्व समाज के लोगों को देखा, 100 अलग अलग ऐसे मंच बनाए गए थे जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अलग अलग राज्यों की झांकियों को प्रदर्शित किया गया था, काशी की अपनी पहचान को दिखाया गया था, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की पहचान वहां प्रदर्शित की गई थी। तो साथ ही साथ 10 साल में मोदी सरकार के जो बड़े काम रहे हैं उसको भी प्रमुखता से वहां पर दिखाया और प्रदर्शित किया गया था। आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ नहीं होने देंगे इस बात को भी साफ तौर से रेखांकित किया गया था। पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे, हर कोई एक झलक अपने कैमरे में कैद कर लेने की ललक के आधार पर यहाँ पे उमड़ा हुआ, उत्साहित और उमंग से भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया है। हर एक व्यक्ति तक अपनी दोनों हाथों को एक तरीके से फैला के दोनों तरफ देखना, उनके अभिवादन को स्वीकार करना, यही शायद वो करेक्ट की एक विधा है जो प्रधानमंत्री को अन्य लोगों से जुदा करती है। बिल्कुल, और वो दिखाई पड़ता है। देखिए, और भी नेता रोड शो करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ऊर्जा के साथ और जिस उत्साह के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिवादन का जवाब देते हैं, जिस तरह से हर तरफ नज़र रखते हैं, हर तरफ उनकी दृष्टि होती है। आपने अभी हाल में भी देखा होगा, कहीं वो जनसभा कर रहे हैं, कोई बच्ची अगर पेंटिंग लेकर के आ गई, कोई साधु बाबा अगर कुछ माला लेकर आ गए तो उसको पहनने के लिए वो बहुत दूर से पहचान लेते हैं कि कोई ऐसा है
जो मेरी तरफ कुछ संकेत दे रहा है, तो उसको उसी हिसाब से प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो आपको इस रोड शो में भी और सारे रोड शो में भी दिखाई पड़ेगा कि प्रधानमंत्री, देखिए किस तरह से, अगर छत की तरफ से कोई देख रहे हैं तो उधर ही प्रधानमंत्री अभिवादन करते हैं, उनकी तरफ देख करके, और अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री की विशेषता है, ये निश्चित रूप से बहुत कम ही नेताओं में पाई जाती है जो इस तरह से कनेक्ट कर पाए। ये चीज हमें दिखाई पड़ रही है। और जो आप जिक्र कर रहे थे, अलग अलग उम्र से, अलग अलग वर्ग से जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, शायद इसी के लिए शब्द बना है जन सैलाब। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ये सैलाब सा दिखाई पड़ता है। और काशी की में जो आज मूड है उसको लेकर लगातार हम लोगों को तस्वीरें ऐसी मिल रही हैं कि आज काशी में किस तरह से एक अलग ही मूड है, एक विशेष मूड है। बिल्कुल, काशी का मिजाज किस प्रकार का है, इस बात से हमने शुरुआत भी की थी। रामेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रामेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री के वाहन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, 80 सीटों वाला ये राज्य, बहुत कुछ इसके दांव पे लगा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां पे आज शाम 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण और बचे हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आज का ये रोड शो बचे हुए 3 चरणों के लिहाज से? रामेंद्र, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल पहले काम करते रहे, उन्होंने जातियों को जोड़ा और राजनीति, और 22% पाने वाले 28% पाने वालों ने सत्ताओं पर कब्जा किया उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश को लूटा। लेकिन जब संस्कृत मिलती है, विरासत मिलती है, आस्था मिलती है, विश्वास मिलता है, और जो सनातन का व्यापक आयाम है वो जब जुड़ता है, तो कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। आप उसको इस तरीके से समझिए कि जो जातियों की छोटी छोटी राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो रास्ता खोज रहे हैं। पिछले आपने 5 चुनाव जो अखिलेश यादव के दौर में हो, आप अगर देखिए तो हर चुनाव में उनको लगता था बस हमारा सपना पूरा हो रहा, हम आ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो गिर जाते हैं, ठह जाते हैं। ये जो स्थितियां है वो आपको दिख जरूर रही होंगी, क्योंकि इनका जो वोटर है वो इस तरीके से सड़क पर आता है, चिल्लाता है। भारतीय जनता पार्टी वोटर चिल्लाने के लिए नहीं है, वो आता है विश्वास के साथ, नरेंद्र मोदी के कमल में बटन दबाता है, भारतीय जनता पार्टी के कमल में बटन दबाता है, और अपनी जो पूरे चीजें उनको पूरा करने का एक तरीके की गारंटी लेता है कि हमारे जो काम है वो नरेंद्र मोदी योगी पूरा करेंगे। तो ये बदला है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, ये जो बदलाव का जिक्र रामेंद्र आप कर रहे हैं, और शायद इसी बदलाव की वजह से बीते 2 आम चुनाव में लालचंद जी एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सियासत ने करके दिखाया, जिसका स्थायी सरकार के तौर पर हमें असर दिल्ली में भी देखने को मिला। और इस बार भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि जब स्थायी सरकार होती है तो कैसे परिणाम और नतीजे होते हैं, कैसे फैसले होते हैं, ये भी लगातार चर्चा हो रही है। एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे बीच में आपने चर्चा सुनी होगी, संजय राउत ने बयान दिया हम चाहे जितने बना लें, 1 साल में 4 बना लेंगे। तो बात हुई कि भाई जब 1 साल में 4 बने या 1 बने, और 5 साल में 5 बने या 20 बने, तो ऐसी व्यवस्था, इस तरह का जो अस्थायित्व है, ये देश की सुरक्षा हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की छवि हो, उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और इसमें अनुमान लगाने की क्या बात है? क्या हमने अस्थिर सरकारों का दौर देखा नहीं है क्या? बिल्कुल दशकों तक देखा है। बिल्कुल 3 दशक तक जिस तरह की अस्थिरता रही, मोटे तौर पर 1984-85 से लेकर के और 2014 तक करीब करीब 3 दशक, और बीच बीच में भी अस्थिरता हमने देखी। तो अस्थिर सरकारों के दौर का जो तजुर्बा है वो हम सभी को है कि उसका क्या नुकसान होता है, देश किस तरह से उसकी कीमत चुकाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि बिल्कुल एक स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने। ये होना भी चाहिए, और निश्चित तौर से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्थायी सरकार होना देश के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि स्थायित्व के साथ में मजबूत फैसले हो और देश तरक्की करे। और इस वक्त की जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री का रोड शो, जो कि शाम 5 बजे BHU के मुख्य गेट से शुरू हुआ था, वो अब पहुंच चुका है बाबा विश्वनाथ के धाम में। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 8 बजे की जो संध्या आरती बाबा के धाम में होती है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और उस समय वो पूजा पाठ और जो विधि विधान जो रहता है मान्यताओं के आधार पर, उसमें पूरी तरीके से उस तरीके से वो शामिल होंगे। और इस बात का भी अनुमान लगातार लगाया जा रहा था कि
कई घंटों का ये सफ़र जब होगा तो हज़ारों की संख्या में या कुछ लाख लोग पहुंचेंगे और शायद तस्वीरें जो गिनेंगे वो बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें थी लालचंद जी कम से कम वो तो यही बयां कर रही थी कि हर पॉइंट पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो ये संख्या कहाँ तक पहुंची होगी। और कल का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कल काल भैरव के दर्शन करेंगे, उसके बाद में उनके एनडीए के नेताओं के साथ बैठक, मीटिंग और उसके बाद नामांकन 11:40 का वक्त भी तय हुआ है। तो ये अपने आप में आज से लेकर कल तक का कार्यक्रम, आज रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री काशी में ही करेंगे। लाजन जी बिल्कुल, और ये अपने आप में अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। आज जो जनसैलाब दिखाई पड़ा, आप जिक्र कर रहे थे कितनी संख्या होगी, 5 बजे से लेकर के जब से इस रोड शो का आयोजन हुआ है और अब इस समय जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं,